नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथी आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का बात करने वाले हैं। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर साथी आपका 9 पूरा कंप्लीट करवाया गया है पूरे विश्लेषण के साथ। साथ में आपका रुकमानी पब्लिकेशन और आपका कीनम पब्लिकेशन का साथी इसी चैनल पर पूरा कंप्लीट बुक करवाया गया है। और आपका इंग्लिश हिंदी जो कि लैंग्वेज पेपर है साथी, यह भी करवाया गया है। तो इस चैनल पे आपका साथी पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है और आगे भी करवाया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे बने रहिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग जो डिमांड करते हैं हम लगातार लाते हैं। अभी 1-2 दिन से साथी कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं यूनिक पब्लिकेशन का लाने के लिए, तो हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं साथी, उसको भी हम सोच रहे हैं लाने का। लेकिन आप सभी से विनती है कि हम आपका पूरा कंप्लीट डिमांड करते हैं साथी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर नहीं करते हैं। आप सब भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि यह अपना यूट्यूब चैनल जो है यह और बड़ा परिवार हो सके, ताकि और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जा सके। ठीक है साथी, कंटेंट में कोई भी कमी नहीं करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर किया कीजिए, चैनल को शेयर किया कीजिए साथी, तो ताकि अधिक से अधिक एस्पिरेंट्स इस पे जुड़ सकें और हम आपके लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर। और उम्मीद है कि आप सभी इस बार हमारे मदद की ओर सोचेंगे। तो चलिए बात करते हैं साथी प्रश्न नंबर पहला। आप सबको बता दें कि मेरे साथ साथ आप भी कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ताकि अब समय बहुत कम रह गया है। अब सिर्फ सुनने का समय नहीं है, अब कुछ बोलने का भी समय है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है, ताकि हमें पता चल पाए कि आप कितना बेहतर तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं, कैसा आपको और भी तैयारी करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है पहला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। साथ ही सारनाथ स्तंभ की अगर बात की जाए तो कई बार आपको बताया गया है सारनाथ स्तंभ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जा रही है आपसे कि कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखनीय नहीं है, तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? हिरन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा साथी बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें इसके बारे में तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सारनाथ का जो स्तंभ है यह क्या है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन है। क्या इसको कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि साथी घटना का स्मारक और धर्म संघ की अनुच्छता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह ये सभी सजीव कृत्य उभरती है। इसे 4 पशु का स्तंभ मंच भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। और यह भी याद रखिएगा आप लोग कि यही वो सारनाथ का स्तंभ है जहाँ से साथी वो जो 3 बाघों का मुंह आप लोग देखते होंगे, एक बीच में एक इधर, जो हमारे भारतीय स्तंभ का एक कह सकते हैं सिंबल है, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जो कि अशोक के द्वारा अशोक के शासनकाल के निर्मित है। चलिए बात करें अगर हम आगे, तो कहता है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। साथ ही याद कीजिए, परसों वाला आपका प्रैक्टिस सेट नंबर में हम आपका चर्चा किए थे कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे। तो साथ ही यह आपका होंगे, कौन हो जाएंगे पहले बता दीजिए आप लोग। बताया गया क्वेश्चन है, तो यह आपका हो गए सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। और सत्र यहाँ पे याद रखिएगा साथी, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह इसके बाद आपका जो आते हैं, यह कौन आते हैं, तो सर चिंतामन द्वारका नाथ आते हैं। ठीक है, चिंतामन द्वारका नाथ देशमुख आते हैं, जो कि इनका कब रहता है, तो 14 जनवरी 80, ध्यान दीजिएगा 1869 से लेकर 2 अक्टूबर साथी 1969 से लेकर साथी 1982 तक। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। पहला गवर्नर सी.डी. देशमुख, दूसरा गवर्नर बताइए जल्दी, चिंतामन द्वारका नाथ देशमुख। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बता लगा दीजिए साथी, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बैंक कौन है जिसने एटीएम की शुरुआत की, तो वो आपका हो जाएगा
कौन हो जाएगा साथी, जल्दी बता दीजिए। यह आपका हो जाएगा HDFC। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यह होगा साथी HSBC। ठीक है, HSB जो होगा यह आपका, इसका अर्थ होता है हांगकांग और शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि अगर बात की जाए तो दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग और वित्तीय सेवा संगठन में से एक है यह। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दीजिए। और यह भी सभी आपको पूछा जा सकता है क्योंकि यह करंट का मुद्दा है, अभी चुनाव का समय है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस पर हम बात करें तो याद रखेंगे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरुआत किया था इन्होंने। ठीक है, रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर जो शुरुआत की थी यह क्या था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो कि वर्ष 1960 में, ध्यान दीजिएगा, बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर इनकी क्या हुआ था, तो इनका चयन हुआ था। लेकिन आपातकाल के बाद 1977 में साथी लोकसभा चुनाव में से वह सुर्खियों में आए थे, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और वो कहाँ से रह रहे हैं, तो हाजीपुर सीट से। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुवंश प्रसाद सिंह के बाद में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व थे ये। ठीक है, तो इनका अगर हम बात करें तो यह साथी आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या, तो 12वीं लोकसभा चुनाव। ठीक है, 12वीं लोकसभा चुनाव अगर याद की जाए इनके बारे में हम, तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएंगे लगभग वर्ष 1977 से साथी वर्ष 1977 से लगभग साथी आपका 1979 के आसपास। हाँ ठीक है, थोड़ा सा डेट हो जाता है आगे पीछे, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। इसमें अगर बने ये क्या थे, तो बिहार के ऊर्जा मंत्री रहे थे। फिर वर्ष 1904 से लेकर 2009 तक ये केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे। फिर यह सांसद के तौर पर अपना पहला कार्यकाल वर्ष 1996 में शुरू किया था, यह भी आपको याद रखना होगा। कहता है विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनी से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था। जल्दी से बता दीजिए वह पहला शासक विजयनगर का कौन था जो कि बहमनी से गोवा को छीना था। तो यह हो जाएगा आपका साथी कौन, तो हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसने बहमनी से गोवा को किला को छीना था। और हरिहर द्वितीय का संगम वंश का तीसरा शासक था जिसका कार्यकाल आप याद रखेंगे 1377 ईस्वी से लेकर साथी 1404 ईस्वी रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य किस राजवंश का शासन था। तालीकोटा युद्ध के समय साथी किस राजवंश का शासन था, जल्दी से बता दीजिए। विजयनगर की बात की जा रही है तो यह आपका होगा साथी क्या, तो तुलुप वंश। ठीक है, तुलुप वंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था जो कि तालीकोटा युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। कब हुआ था, 1565 में हुआ था। दक्षिण के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। बात करें आगे तो कहता है कृष्णा देव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया जो कि वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दीजिए। साथ ही आपसे पूछा जाएगा प्राचीन मंदिर के बारे में, तो यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, तो यह आपका जो होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा। साथ ही कृष्णदेव राय ने 1513 ईस्वी में कृष्णा स्वामी मंदिर की स्थापना हम्पी में की थी जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है इजराइल में से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था। इजराइल से शांति समझौता स्थापित करने वाला जो पहला देश रहा है वह कौन रहा है साथी, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते चलिए। यह आपका होगा बहरीन। ठीक है साथी, बहरीन हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1979 में। ठीक है, यह समझौता हुआ था, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। अंत्योदय जो कार्यक्रम था यह सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था साथी, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर जल्दी जल्दी करते चले। यह आपका होगा साथी क्या, तो राजस्थान। ठीक है, 25 दिसंबर लिखते चलिएगा, डेट के साथ हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इतिहास डेट पे ही निर्भर करता है। इतिहास 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था,
2000 ईस्वी को साथी भारत के राजस्थान राज्य के अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो कि गरीबों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें गरीब परिवार को रियायती दर पर यानी 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता था। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, क्या होती है? सत्याग्रह की अभिव्यक्ति जो होती है साथी, यह क्या होती है? तो असहयोग। क्या होती है? असहयोग। अर्थात हम बात करें साथी सत्याग्रह के बारे में, तो इसका अर्थ अगर बात की जाए तो वह आग्रह जो सत्य के साथ किया जाए, इसका क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि सत्याग्रह का विग्रह रूप कीजिए या फिर सत्याग्रह का अर्थ बताइए, तो याद रखेंगे वह आग्रह जो कि सत्य के आधार पर किया जाए उसको हम सत्याग्रह कहते हैं। और यह सबसे पहले गांधी जी के द्वारा चलाया गया था भारत में, साथी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब स्वीकार किया? मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की जो मांग स्वीकार किया है साथी, यह कब किया है? तो वर्ष 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया है। यह आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब आपसे बोल देगा कि साथी सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किसने किया है? सबसे पहले जो पाकिस्तान शब्द का उल्लेख है यह किसने किया है? कहाँ से आया है पाकिस्तान शब्द? तो याद रखेंगे पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख किया गया है वह एक विद्यार्थी, एक छात्र के द्वारा किया गया था, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। कौन थे? तो वह साथी आपका चौधरी रहमत अली रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द की मांग की थी, पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें। तो कहता है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत की। और हम चर्चा भी किए हैं कि साथ ही स्वतंत्र भारत के जो पहला गवर्नर जनरल रहे हैं ये कौन रहे हैं? तो सी राजगोपालाचारी रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह भी आपको जानकारी होना चाहिए साथी कि सी राजगोपालाचारी जो थे यह स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये आपसे यहाँ पे फंसाया जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोनों यही रहे हैं। चलिए कहता है आपका कि स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी साथी और किस राज्य में बनी थी? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, क्या होना चाहिए? यह आपका होगा साथी केरल राज्य में, जो कि वर्तमान में भी यह स्थिति और यह बात आप लोग देखते होंगे। केरल राज्य में जो है यह हमेशा साथी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे हर 5 साल के बाद सरकार बदले जाते हैं, एक सरकार का वहाँ पे वर्चस्व नहीं है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और यह हम अगर बात करें प्रश्न पे, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1957 में, ध्यान दीजिएगा, 1957 में साथी सीपीआई ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर दक्षिण भारत में राज्य में केरल के राज्य में साथी प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था। किसने? सीपीआई ने, ठीक है, इसको आप लोग जानते होंगे साथी, 3 तारा जिसको कहते हैं। कहता है राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था साथी? जल्दी बता दीजिए। क्या वर्ण व्यवस्था था, सती प्रथा था, महिलाओं की समाज में गिरती स्थिति, या फिर आपका धार्मिक कर्मकांडों के विरुद्ध? बताइए जल्दी सा। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका सती प्रथा के विरोध में, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय जी ने ही यह सती प्रथा का सबसे पहले विरोध करते हैं और इनके ही प्रयासों से ही भारत में सती प्रथा पर रोक लगता है, ठीक है। तो यह आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह बात है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्षों पहले हमने नियमित से वादा किया था। ध्यान दीजिएगा, वर्षों पहले हमने नियमित ही से वादा किया था। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय यह कथन किसने कहा था? जल्दी से बता दीजिए। वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था, 14 अगस्त 1947 को यह जो मध्य रात्रि को साथी हुआ था, यह कथन किसका है? किसने यह कथन कहा था? जल्दी से बता दें, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? आपके सामने अब ऑप्शन भी दे दिए हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको बता दें कि स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक
ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपका होगा साथी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए बात करते हैं हम आगे। तो ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कब हुआ था? तो यह आपका 1862 में हुआ था। कलकत्ता, मुंबई और साथ ही आपका मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में, और 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित करके इसका अनुमोदन किया गया था। ठीक है, पारित कब किया गया था? ब्रिटिश संसद थे तो 1861 में, और स्थापना कब हुआ था? तो 1862 में। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इंडिया फॉर इंडियंस जो है, यह किताब किसकी लिखी गई है? तो यह आपका होगा साथी क्या हो जाएगा? तो CR दास के द्वारा लिखी गई थी। चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम है, CR दास शॉर्ट में कहते हैं। इनके द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? वर्ष 1917 में। कब लिखी गई थी? वर्ष 1917 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में है, ध्यान दीजिएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे साथी, कौन किए थे? तो महादेव लाल सरफड़ा। महादेव लाल सरफड़ा ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था साथी। और बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था, यह आपसे प्रश्न पूछ देगा, तो याद रखेंगे 16 अप्रैल वर्ष 1930 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाद शुरू किया, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की गई। क्या है साथी, यह इसका मतलब क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो यह आपका होगा वर्ष 1913 ईस्वी में। ठीक है, अल हिलाल एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी साथी, जिसकी वर्ष 1912 ईस्वी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो यह याद रखेंगे, स्वतंत्रता के प्राप्ति प्रति मुस्लिम युवाओं को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि अल हिलाल जो समाचार पत्र था, इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे, स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए युवा मुस्लिम जो थे साथी, उनको क्या करना साथी? तो उनको मोटिवेट करना था, एक प्रकार से उनको प्रोत्साहित करना था, जागरूक करना था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है विश्वव्यापी तापमान का संभावित परिणाम क्या होता है? विश्वव्यापी तापमान का जो संभावित परिणाम होता है, क्या होता है? तो यह आपका होगा साथी क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी समुद्र स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, यह आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, 21वीं सदी में भूमंडलीय स्तर पर धरातलीय सतह की हम बात करें तो इसके तापमान जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस है की वृद्धि हुई है, जो कि विश्वव्यापी तापन का परिणाम समुद्र के स्तर का वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है, हो सकता है, याद रखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथी, जल्दी से बता दीजिए। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे एक सेकंड साथी और भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। आपको ऑप्शन सब दिखा दिए हैं, ABCD सब है, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका साथी ऑप्शन नंबर डी। प्रति 100 मीटर 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन क्या होते हैं? वे वन कौन होते हैं? तो साथी यह वन होता है आपका कौन सा? तो मैंग्रोव वन। हम बहुत बार बात किए हैं मैंग्रोव वन के बारे में, तो उम्मीद करते हैं कि मुझे इसके बारे में बताने का ज़रूरत नहीं है। मैंग्रोव वन हम कल भी चर्चा किए हैं, तो आप लोग एक बार देखिए, ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि हम क्या सच बोल रहे हैं क्या गलत। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग देखा कीजिए। मैंग्रोव वन के बारे में बहुत चर्चा किए हैं और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग एक बार ज़रूर देखा कीजिए पिछले वाला क्लास को।
विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? विश्व के 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन जो है कौन सा है साथी? तो यह आपका होगा साइबेरिया का टैगा वन। क्या है साथी? विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा जो वन है साइबेरिया का टैगा वन है। इसको याद रखेंगे। और टैगा का अर्थ होता है शंकुधारी वन या फिर यह शंकुधारी वायुम है, जो कि इस पाइक, अशुम और लार्च जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि साइबेरिया का अर्थ क्या होता है, बताइए। चलिए कहते हैं आगे कि कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों के से रहित हो जाती है? जल्दी से बता दीजिए, कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाती हैं? तो साथी यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर पर्णपाती वन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पर्णपाती वृक्ष जो होता है साथी या फिर पर्णपाती वन के जो वृक्ष होते हैं ये सामान्यतः शुष्क अथवा ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां में रहित होते हैं। यह आपको याद रखना होगा। हम बात करें आगे तो कहता है बृहत हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। कहाँ है? बृहत हिमालय स्थित है साथी। कहाँ पे और ठंडा हिमालय है? पॉइंट कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख जो है यह बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, जो कि भारत के सबसे कम वर्षा यहीं होती है। यह भी आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है। हम बात करें आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है नागा खासी और गारो पहाड़ी स्थित है। कहाँ स्थित है? नागा खासी और गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है साथी? तो यह आपका हो जाएगा कहाँ है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला में है। यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ जानकारी याद रखिएगा साथी कि यह लद्दाख और काराकोरम श्रृंखला में जो हिमाचल तंत्र का भाग है साथी, यही हिमाचल श्रेणी से अलग श्रेणी बनाता है, जो कि पूर्वोत्तर श्रेणी के अंतर्गत गारो, खासी और आपका जयंतिया, पटकाई और आपका लुसाई ये पहाड़ियाँ हैं। ये सभी को आपको लोग याद रखेंगे। और एक यह भी याद रखेंगे कि नागा, खासी, गारो जो है यह एक प्रकार की जनजाति भी होती है, जो कि आपको उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? सबसे शुष्क क्षेत्र की बात की जाए है तो यह आपका हो जाएगा साथी क्या? तो मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ कहाँ है? तो जोधपुर में याद रखेंगे साथी। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान का है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जिसमें बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, ढुआर जिले, ये सभी जो जिले हैं राजस्थान के हैं, जो कि यहाँ पे मरुस्थलीय हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? मरुस्थलीय हैं। कहता है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अराकाइनोमा। अराकाइनोमा प्रसार उन हिमाचल का है जो कि स्थित है। कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है, तो थोड़ा स्पीड में भी हम चल रहे हैं। ठीक है, आपसे विनती है कि आप लोग क्लास को पूरा देखिए और अपना जो भी आपका जो इसमें विवेक है, आपको जो लगता है कि इसमें सही आंसर होना चाहिए, आप लोग जरूर कीजिए। हम लगातार बोल रहे हैं कि आपको आंसर करना बहुत ज़रूरी है। यह एक प्रैक्टिस सेट है। आपको प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा आप टच कीजिएगा क्वेश्चन, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स में। तो यह आपका होगा साथी क्या? तो म्यांमार में। ठीक है, याद रखेंगे साथी अराकाइनोमा जो है यह पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है, जो कि पश्चिम म्यांमार के रखाइन तटवर्तीय राज्य और इरावती नदी बेसिन के बीच में पाई जाती है। ठीक है, यह बात आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें आगे, कहता है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था साथी? तो यह आपका हुआ था ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है और झारखंड साथी पश्चिम बंगाल राज्य में फैली दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है साथी, यह आपका अमेरिका के टेनिस घाटी परियोजना 1933, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। 1933 के आधार पर संयुक्त विकास के लिए वर्ष 1948 में साथी यह दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी। किसके तर्ज पर? तो अमेरिका की टेनिस घाटी परियोजना के तर्ज पर। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट, यह परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताया जा रहा है।
कहता है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। नागार्जुन सागर का जो बांध का निर्माण हुआ है यह साथी आपका कृष्ण नदी पे हुआ है। याद रखेंगे किस नदी पे, तो कृष्ण नदी पे हुआ है। यह आपको जानकारी होना चाहिए। और यह बात करें इस बांध का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, तो 1955 से साथी कब हुआ था, तो 1967 में। ठीक है, इसके बीच में किया गया है इसका निर्माण, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को डैश दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी कौन सा खैबर है, जोजिला है, नाथुला है और काराकोरम है, कौन सा दर्रा हो जाएगा साथी जल्दी बताइए। दर्रा बहुत बार बताए हैं, दर्रा क्या होता है, तो दो पर्वतों के बीच की जो मार्ग होते हैं इसको हम दर्रा कहते हैं। अब बताइए कि कौन सा दर्रा होगा, यह आपका होगा साथी जोजिला दर्रा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है, यह आपको याद रखना है। हम बढ़ें आगे तो ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पेटस क्या है। पेटस का मतलब होता है धब्बा, ये क्या है जल्दी से बता दीजिए क्या है, तो यह आपका हो जाएगा साथी जल्दी बताइए क्या होना चाहिए, लेटेराइट निषेचन। ठीक है, लेटेराइट निषेचन जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो कहता है कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्य में स्थित है जिसमें रणथंभौर, गिर और बांदीपुर आता है। ठीक है, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान उसको देखना है, लेकिन उस संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य के जाने की आवश्यकता नहीं है, और वो तीनों अभ्यारण्य को, तीनों उद्यान को देख लेगा। जल्दी से बता दीजिए कहाँ से वो देख सकता है, तो यह आपका होगा कहाँ से देख सकता है वह, तो वो आप देख सकता है साथी कहाँ से, तो मध्य प्रदेश से। बहुत बार बताए हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उद्यान है, अभ्यारण्य है, लगातार हम डेली बता रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से वो देख सकता है साथी, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, तो कहता है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। चलिए मिलान कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो सबसे पहला जो सूची है साथी आप लोग यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ सूची जो है, सबसे पहला सूची जो कह रहा है क्या है, तो इसमें पश्चिमी बिहार है, नेशनल पार्क है। और दूसरा जो होगा वो क्या है साथी, तो दूसरा आपका है अवस्थित अर्थात स्थान, जिसमें बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, गिरी नेशनल पार्क कहाँ है, मानस बिहार कहाँ है, रोहला नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन हम आपको यहाँ पे दे दिए हैं, आप यहाँ से चूज कर लीजिए क्या होना चाहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ से चूज कर लीजिए आप लोग क्या होना चाहिए, तो यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहला क्या है साथी, तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, जो कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। उसके बाद आपका क्या है साथी, उसके बाद आपका है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह आपका गुजरात में है। उसके बाद आपका मानस जो है, मानस कहाँ है साथी, मानस बिहार आपका असम में है। और रोहला नेशनल पार्क जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होती है जब, क्या होता है जब, बताइए जल्दी इसका। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म की संतुलन व्यवस्था निर्धारित होगी जब, क्या होगी साथी, तो जब याद रखना है यह आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सीमांत राजस्व सीमांत लागत। ठीक है, सीमांत राजस्व सीमांत लागत, हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि संतुलन यह अवस्था है जिसमें मांग व आपूर्ति का संतुलन रहता है, और यह पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत विक्रेताओं को आधारित होती है, जिसमें वस्तु के मूल्य विक्रेता या द्वारा स्वयं निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। जब मांग व आपूर्ति बराबर हो उसे संतुलनकारी अवस्था कहते हैं, और इसे सीमांत राजस्व और सीमांत लागत बराबर होती है। यह जानकारी आपको याद रखना होगा। कहता है नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता है, इसे कहा जाता है क्या, जल्दी से बता दीजिए क्या कहा जाता है, तो इसको कहेंगे साथी हम क्या, तो प्रत्ययस्फीति। ठीक है, प्रत्ययस्फीति कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए बात करें हम आगे, तो कहता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा सॉरी साथी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार
कराधान के केन में नहीं आता है। देखिए एक्चुअली में आज क्या है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इस थोड़ा सा क्लास आपका लेना अर्जेंट हो गया है, क्योंकि आपके पास अब टाइम भी नहीं है, इसलिए एब्सेंट कर देंगे तो आप हम पे भरोसा करते हैं और हम आपके भरोसा को नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा बस इतना कीजिए कि आप लोग कॉपरेट कीजिए। 1-2 दिन तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, मौसम इतना है ना, गर्मी इतना ज़्यादा की हुई कि मत पूछिए। तो जल्दी से बता दीजिए साथी यह क्या होगा इसका आंसर। आज थोड़ा हम धीरे भी बोल रहे हैं, थोड़ा आज मेरे में मतलब ज़्यादा उत्साह नहीं है, थोड़ा हम धीरे चल रहे हैं। तो जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा साथी वो हो जाएगा आपका क्या, तो साधारणता का केन सिद्धांत। ठीक है, याद रखेंगे एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में कराधान में के केवल कानून की चर्चा की है, जिसके 4 प्रकार के हैं। क्या क्या है, तो सबसे पहले है आपका एक्टिविटी का कैन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटी का कैन जो कि सिद्धांत है, निश्चितता का सिद्धांत दिया गया है, सुविधा का सिद्धांत दिया है और अर्थव्यवस्था अक्षमता का केन किया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। यस, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। बढ़ते हैं। तो कहता है कि वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देता है, उसे डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर क्या, तो याद रखिएगा मंदरिया हो जाएगा साथी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है। एकाधिकार प्रतियोगिता का जो सिद्धांत दिया गया साथी, यह आपका एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है। एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है, याद रखेंगे साथी। यह सिद्धांत जो है यह अमेरिकी अर्थशास्त्री एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा कब दिया गया है, तो सन 1933 में दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। जल्दी से बता दीजिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया है साथी। तो यह आपका हो जाएंगे कौन, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे साथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा 13 दिसंबर वर्ष 1946 को, ठीक है, संविधान सभा में पेश किया गया, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में भारत में भावी प्रभुसत्ता लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी और इस संकलन के द्वारा संविधान सभा के लक्ष्य और प्रोत्साहन निश्चित किए गए थे। हमारे संविधान के दर्ज की झलक में उद्देशिका मिलती है, जो कि 22 जनवरी 1947 को, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा द्वारा इसे प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है, यही हमें झलक मिलती है साथी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, कहता है जब जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। जल्दी से बता दीजिए कि जब जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया था, तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक स्थिति क्या रही थी। जल्दी से बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा साथी। यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, एक संपूर्ण प्रभुसत्ता लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक है, यह आपको याद रखना होगा साथी कि भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस समय जो उद्देशिका थी, यह उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुसत्ता लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976, ध्यान दीजिएगा 1976 की बात की जा रही है साथी। इस समय क्या हुआ था, तो इस समय 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यह और एक साथी मेरे ख्याल से अखंडता की बात कही गई थी। ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। कहता है आगे कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। जल्दी से बता दीजिए किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है साथी। यह आपका हो जाएगा क्या, तो संघ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है संघ का क्या है साथी, तो प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। संविधान के उद्देशिका कह लें या फिर प्रस्तावना कर लें, इसमें आपका यूनियन अर्थात संघ शब्द का प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं किया गया है, लेकिन उद्देशिका में हमें क्या कहा गया साथी, हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में संघ के लक्ष्य दिखाया गया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है।
गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होता है? जल्दी से बता दीजिए। गणतंत्र का मतलब होता है प्रजातंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है गण, अर्थात गण का मतलब होता है पब्लिक। पब्लिक का जो शक्ति है साथी, यह आपको बताइए कि पब्लिक का जो अंतिम शक्ति है किसके पास होता है? सम्राट, जनता, और जितने वाली पार्टी या फिर मंत्री। तो यह आपका राइट आंसर होगा साथी, जनता के पास होता है। गणतंत्र का मतलब ही होता है जनता, पब्लिक। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें आगे, तो कहता है भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप से घोषित करता है क्या? सिवाय, ध्यान दीजिएगा, सिवाय, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेरे में आज तो यार तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हम शांत हैं, लेकिन आप सभी में वही जोश होना चाहिए जो कि हर दिन रहता है, और कमेंट बॉक्स में भरते चलिए, आप सभी से विनती है। तो यह आपका साथी राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथी साम्यवादी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साम्यवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें संरचना स्तर पर एक समता मूल्य वर्ग हित समाज की स्थापना की गई है और उत्पादन के संसाधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व होगा, यह भी बात की गई है। स्वतंत्रता और समानता के बीच सामाजिक राजनीतिक आदर्श एक दूसरे के क्या हैं? तो पूरक हैं। जब आप पढ़ेंगे समानता और स्वतंत्रता, तब आप यह चीज़ को जान पाएंगे। कहता है उदारवाद का प्रतीक है। क्या है उदारवाद का प्रतीक भाई? तो जल्दी जल्दी बताते चलिए, उदारवाद का प्रतीक क्या है? यह आपका हो जाएगा साथी राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं, सामाजिक स्वतंत्रता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उदारवाद विचारधारा है जिसमें अंतर्गत मनुष्य के विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्था को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। जॉन लॉक को अगर बात की जाए साथी, तो जॉन लॉक बहुत ही बड़े एक राजनीतिक रहे हैं, राजनीतिक एक विद्वान रहे हैं, जिनका कहना है कि उदारवाद का जनक माना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक माना जाता है जॉन लॉक को। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, तो कहता है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। सर्च लाइट, और यह आपको बताया भी गया है। सर्च लाइट याद कीजिए, आपको बताया गया है जब हम किरण पब्लिकेशन पढ़ रहे थे, उसी सन हम इस पर बात किए थे। सारा चीज़ हमको याद है, एक भी चीज़ हम भूल नहीं सकते हैं साथी, क्योंकि हम आपको पढ़ाने का और आपको सिलेक्शन का हम निश्चित किए हैं। यह आपका जो होगा क्या हो जाएगा? तो साथी लंबोदर मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में भारत में राज्य की संख्या, एक सेकंड साथी, क्या कह रहा है? तो सर्च लाइट समाचार पत्र की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप सब। चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें साथी, थोड़ा सा यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं हम कि आपका ऑप्शन बी होगा या फिर कुछ और होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बी को ना माने, पूरी तरह से एक बार गूगल कर लीजिएगा आप लोग, तभी आप लोग सही मानिएगा। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाता है, मेरे से भी, इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम आपको 100% नहीं करें। जिस क्वेश्चन में हम 100% रहेंगे वही हम कहेंगे, इसमें हम 100% नहीं है, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर से हम कुछ बता देंगे तो आप लोग कमेंट करने लगेगा कि ये बता दिए वो बता दिए, इसलिए हम पहले ही बता दिए हैं कि इसमें हम कंफर्म नहीं है, एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो कहता है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है साथी यह। तो यह आपका हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ है। और मूल रूप से अगर जब बात की जाए आपसे कि भारत के जब संविधान लागू किए गए थे, तो उस समय मूल रूप से कितने अनुसूचित थे साथी? तो ये 8 थे। ठीक है, यह भी आपको याद रखना होगा। मूल रूप से अगर पूछ दिया जाए तो 8 रखेंगे, लेकिन वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो 12 रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम और उसके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? जल्दी से बता दीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम और क्षेत्र का नाम उल्लेखित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी प्रथम अनुसूची। जब प्रथम अनुसूची आप पढ़े जाएंगे तो वहीं पर राज्य और संघ के बारे में बात की गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन, और तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा और की बात की गई है। ये सभी आपको याद रखना होगा। आगे हम बात करें, तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से चर्चा की जाती है इस पे। तो निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध की चर्चा की गई है?
क्या होना चाहिए साथी, इस पर जल्दी से बात करते हैं। तो यह आपका होगा, क्या हो जाएगा, तो 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, संविधान की साथी 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में क्या की गई है, तो उपबंध की गई है, चर्चा की गई है, व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए, हम आराम से एकदम बताने का कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आइकॉनिक एस्पिरेंट का उद्देश्य ही है कि हर विद्यार्थी का क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी वो विद्यार्थी सिलेक्शन पा सकेंगे। तो एक बार साथी आप शेयर कर दीजिए, कहीं भी कीजिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो, एक बार कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ और भी कंटेंट अवेलेबल करवाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथी, कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आभासी, अपवर्धित और सीधा। ठीक है, यह आपका हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है। ध्वनि तरंग से जो संबंधित नहीं है साथी, यह कौन सा है, तो कैंडिला है। ठीक है, कैंडिला जो होता है साथी, यह ज्योति तीव्रता में की एसआई इकाई होती है, जो कि डेसिबल, हर्ट्ज और मेक संख्या सभी ध्वनि तरंग से संबंधित है। ठीक है, डेसिबल, हर्ट्ज और मेक संख्या जो है यह ध्वनि से संबंधित है। कैंडिला जो है यह ध्वनि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट बात है साथी, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह आपका घटना चक्र है, जो कि हर वर्ष आते हैं। घटना चक्र वर्ष 2023 का यह घटना चक्र है, जो कि साथी बीपीएससी पूर्वालोकन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका वर्ष 2022 तक के, वर्ष 1992 से 2022 से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का आपको श्रृंखला यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि ऐसा कोई भी बीपीएससी का एस्पिरेंट नहीं होंगे जो इस बुक को नहीं पढ़ते हैं। इस बुक को सारे एस्पिरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही सिलेबस से भी इम्पॉर्टेंट यह बुक है। इसलिए आप सभी को हम एडवाइस दे रहे हैं कि इस बुक को आप लोग भी पढ़िएगा, ताकि आपको यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष 1992 से लेकर 2022 तक के जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सारे क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको एक पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा बीपीएससी पूछता है, किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और आपको इसी चैनल पर यह बुक पूरा कंप्लीट करवाया गया है, तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा साथी। ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, पूरा एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट इसमें कंप्लीट करवाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बुक का विशेषता क्या है। इस बुक का यह विशेषता है कि साथी आपको अब तक बीपीएससी ने जितना भी क्वेश्चन पूछा है, सब आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। देखिए, भारतीय इतिहास है, अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, विज्ञान है, करेंट अफेयर का भी है मुद्दा, भूगोल है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, तो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, तो यह आपको मिल जाएगा एक ही बुक में, अब तक के पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। बीपीएससी जितना क्वेश्चन पूछा है, सारा निचोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं चैनल में और वहाँ पे देखिए। अगर आप लोग ऑफलाइन लेना चाहेंगे तो मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चैनल के जो ज्वाइन बटन है साथी, उस ज्वाइन बटन पे आप लोग 89 रुपीज़ का एक ज्वाइन बटन है, जो कि आप इसको कर सकते हैं साथी। और आपको व्हाट्सएप पे यह पीडीएफ पूरा कंप्लीट बुक का आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर आपको किरण पब्लिकेशन का, रुक्मणी पब्लिकेशन का और यह रंजीत आयस सर का तीनों बुक चाहिए कंप्लीट, साथ में मैथ रीजनिंग पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप साथी 299 का कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे आपका ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पे आप कर यह परचेस कर आप हमारे एक डिस्प्ले पे नंबर आएगा, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, तो आपको सारा बुक कंप्लीट पूरा डिटेल में पीडीएफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी क्लास को। कोशिश कीजिएगा कि आप सभी को मार्केट में मिल जाए, अगर ना मिले तो आप लोग इस चीज़ को कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, आपका हम कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी सा कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने है। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन। ठीक है, अभिवहन जो होता है साथी, यह आपका क्या होगा, तो यह आपका
उष्मा के क्षैतिज आंतरिक का अभिवहन कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो एडवेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। कह रहा है निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए साथी, एस्पिरिन बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, जल्दी बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा साथी, तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, सेलिसाइक्लिन अम्ल जो है यह क्या होता है साथी, तो इसका आपको एसिटिक क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एसिमिक एस्पिरिन अम्ल प्राप्त होती है और यह ज्वलन तथा बुखार उतारने में काम आती है। इसका उपयोग दर्शनाक के रूप में भी होता है। तो इस प्रकार से इस अम्ल को हम सबको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आज का प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का जो साइंस का अगर बात की जाए तो साइंस का भी क्वेश्चन अच्छा है और आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है आपका यहाँ पे हेमेटाइट अक्ष या फिर खनिज क्या है? हेमेटाइट खनिज क्या है साथ ही जल्दी बताइए। जिंक है, लोहे है, शीशे है या फिर मैग्नीशियम है? क्या है आपका, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह आपका हो जाएगा साथी लोहे। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेमेटाइट क्या है साथी, तो लोहे है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। और हेमेटाइट का अगर आपसे पूछ ले अणुसूत्र तो क्या होगा साथी, इसको भी आपको याद होना चाहिए कि Fe2O3 क्या होता है, तो हेमेटाइट का अणुसूत्र होता है। ठीक है, जो कि लोहे का एक प्रमुख अयस्क है। इसे लोहे का लाल ऑक्साइड भी कहा जाता है। किसको कहते हैं, तो हेमेटाइट को लोहे का लाल ऑक्साइड भी कहते हैं। यह भी आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें अगर आगे तो कहता है निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? जल्दी से बता दीजिए साथी, सेब में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथी आपका क्या हो जाएगा, जल्दी पहले आप लोग बताइए फिर हम बताते हैं। यह आपका होगा साथी मैलिक अम्ल। ठीक है, मैलिक अम्ल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। इसका उपयोग पेय पदार्थ को खट्टा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैलिक अम्ल के बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पे आपका प्रश्न कि डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है, किसका है? जल्दी बता दीजिए, डेलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम किसका है? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। यह आपका किसका वैज्ञानिक नाम है साथी, तो यह आपको याद रखना होगा किसका है, गुलमोहर का। ठीक है, गुलमोहर से आप सभी परिचित होंगे। गुलमोहर के बारे में अगर बात की जाए तो यह आपका क्या है साथी, तो डिलोनिक्स रेजिया रेफिन इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आप सभी को बताना है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है और मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, यह भी आपको बताना है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है साथी, यह आपको होमवर्क मिला है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मानव कंकाल परीक्षण जो है यह आपको किसके लिए किया जाता है साथी, जल्दी से इसका आंसर कर दें। तो ध्यान रखेंगे आंतरिक आयु के लिए। ठीक है, मानव कंकाल परीक्षण आंतरिक आयु की गणना हेतु किया जाता है और इसका अनुमान दांत के आने, लंबी अस्थिया की लंबाई पे, खोपड़ी के टांगों के समूह या फिर कैल्शियम के जमाव तथा ये सभी जो है इसके बढ़ने पर क्या करते हैं, तो मानव कंकाल का परीक्षण हम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? यह प्रश्न आपके लिए हम छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी नहीं पता होगा। अगर बात की जाए क्लास 1, 2, 3, 4 के बच्चों को भी पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये तकलीफ की बात है, दुख की बात है। ठीक है, तो ये 100% आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक हम क्वेश्चन को टफ कर देंगे थोड़ा सा आपका ये कि आपको ये बताना है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो सबको पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे में कितनी अस्थियां होती है ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि छोटे बच्चे में जो होता है, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उनमें हड्डियाँ कितनी होती है, यह आपको बताना है। नेक्स्ट हम अगर बात करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए। मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो यह आपका होगा साथी क्या, जल्दी बताइए, जल्दी से इसका आंसर करते चलें आप सभी लोग। तो यह आपका होगा साथी टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर जो है ये क्या है, तो टेंसियोमीटर साथी मृदा जल तनाव मापने वाला एक यंत्र है और इस सिंचाई प्रणाली में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रम का सही मिलान कीजिए। पहला है लखनऊ समझौता, द्वैध शासन का प्रवर्तन, रॉलेट अधिनियम और आपका बंग भंग है। तो इस प्रकार से आपको, मुझे लगता है कि आपको हम सब बताए होंगे। बंग भंग तो बहुत बार पढ़े हैं, रॉलेट एक्ट भी पढ़े हैं, लखनऊ समझौता भी पढ़े हैं, द्वैध शासन शायद मुझे लग रहा है कि अभी तक आपको नहीं हम बताए हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये वाला प्रश्न, ये वाला थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आप ये तीनों का कम से कम बताते चलिए कि इसका कालक्रम क्या होगा, क्या हो जाएगा। कुट के माध्यम से यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं, ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा, आप लोग जल्दी से इसका चयन कर लें। इसका चयन जल्दी कर लीजिए साथी आप सभी लोग। तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लेंगे। चलिए अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड साथी, एक सेकंड, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है, क्षमा चाहेंगे, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। थोड़ा सा हम भी भूल गए थे शायद। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका बंग भंग आंदोलन होता है, याद होना चाहिए आपका कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, याद कीजिए कब, जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन अधिनियम आता है, तभी न बंग भंग आंदोलन होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपका होता है क्या, तो उसके बाद आपका होता है 8 मार्च 1916 को क्या होता है, रॉलेट एक्ट। 8 मार्च 1916 को क्या आता है, रॉलेट एक्ट आता है। इसको आप लोग याद रखेंगे सेकंड में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, हम यहाँ पे आपका सारा कालक्रम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बंग भंग आंदोलन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद आपका क्या होगा, लखनऊ समझौता, याद कीजिए लखनऊ समझौता कब होता है, तो आपका 1916 में। याद होगा आप सभी को कि 1916 में फिर से लखनऊ समझौता में कौन कौन मिल जाता है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, याद कीजिए इस बात को बताया गया है। उसके बाद रॉलेट एक्ट अधिनियम आएगा, कब आएगा, तो 8 मार्च 1919 को। फिर आपका द्वैध शासन का क्या होगा, परिवर्तन होगा, यह कब होगा, तो यह आपका 1916 में होता है। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सब कुछ हम प्रयास करते हैं कि आपको बताते चलें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। कह रहा है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है क्या। जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बताया जाए तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट या फिर एल्बर्ट बिल, इसको क्या कहेंगे साथी, तो यह आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ठीक है। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को हम सामान्य भाषा में रॉलेट एक्ट कहते हैं। आप सभी को पता होगा ये रॉलेट एक्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रॉलेट एक्ट साथी। और यह कब आता है, तो याद कीजिए आपका 1919 में आता है। और इसी एक्ट के पश्चात, इसी एक्ट के विरोध में आपका बहुत सारे आंदोलनकारी गिरफ्तार हो जाते हैं और इसी आंदोलन में साथी आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है बाद में, जब कुछ लोग सतपाल किचलू और एक और व्यक्ति थे, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है अच्छी तरह से नाम उनका, तो वो दोनों के गिरफ्तारी में अमृतसर में लोग आंदोलन कर रहे थे। उस समय जनरल डायर के द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का, ध्यान दीजिएगा, पहला साहित्यिक कदम था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमाया गया है। क्या घुमाया गया है? अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश पूछता तो समझ सकते थे, लेकिन यहाँ साहसिक कदम पूछ रहा है। ठीक है, साहसिक कदम पूछ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो नए एस्पिरेंट हैं शायद वह गलती कर देंगे। यह आपको पता होना चाहिए साथी कि इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका क्या होगा, तो चंपारण आंदोलन। देखिए, सबसे पहले अगर पूछ ले आपसे, शाही कदम हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, कुछ भी पूछे गांधी जी के बारे में, सबसे पहला अगर आंदोलन पूछ ले आपसे भारत में, तो आंख बंद करके कहाँ लगा देना है आपको? चंपारण आंदोलन। ठीक है, कब आते हैं? तो 1915 में। कहाँ से आते हैं? दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। उसके बाद 2 वर्षों के पश्चात 1917 से साथी ध्यान दीजिएगा, पहला इनका चंपारण में यह आंदोलन होता है किसानों के समर्थन में। इस आंदोलन के पश्चात गांधी जी राजनीति में प्रवेश करते हैं, सामाजिक रूप से सभी समाज के तबके के लोगों में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ याद रखेंगे। हम बात करें अगर आगे, तो कहता है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी से बता दीजिए कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी? काल कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 के विद्रोह या फिर बंगाल के विभाजन के बाद? किस लिए की गई थी? जल्दी इसका आंसर करते चलें। साथ ही आपको बता दें 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड के पश्चात क्या होता है साथी? तो जनरल डायर पर दबाव देने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने थोड़ा एक दिखावापन किया था कि वह भारतीय के प्रति क्या है, तो संवेदनशील है। ठीक है, तो वह जनरल डायर को थोड़ा दबाने के लिए एक आयोग गठन कर देता है, और उसी के पश्चात आपका राष्ट्रीय कांग्रेस जो था साथी, इसके भी यह भी क्या करता है, तो एक आयोग का गठन करता है, जो कि नाम किसका है? यह आपका हंटर आयोग है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अगर हम डिटेल में अगर बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथी, इस हत्याकांड के बाद क्या निंदा हुई थी इसकी? किसका हुआ था? जनरल डायर का और अंग्रेजों का। उसके पश्चात जिसके दबाव में भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेक्यू ने 1 अक्टूबर 1919 को क्या किया, तो इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। इस आयोग के 8 सदस्य रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछ देगा हंटर आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक है, 8 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें 5 अंग्रेज सदस्य थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 अंग्रेज सदस्य थे। उसमें 5 अंग्रेज सदस्य में कौन कौन थे? तो पहला है आपका लॉर्ड हंटर, दूसरा है सर जॉन रेकिंग, तीसरा है डब्ल्यू ऑफ, चौथा है आपका सर जॉन रुबेरो, और पांचवा है थॉमस स्मिथ। ये 5 सदस्य जो थे ये क्या थे, तो अंग्रेज थे, और 3 भारतीय सदस्य भी रहे हैं, जिसमें लाल सितवाड़ थे आपका, और आपका कौन थे? सुल्तान थे, अहमद थे, और एक जगत नारायण थे। तो ये सारे को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सदस्य थे, इसलिए हम थोड़ा आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दीजिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यह आपका होगा साथी बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन। आपको बताया, कई बार बताए हैं, 1905 में जो बंगाल विभाजन का अधिनियम आता है, उसी समय ना बंग भंग आंदोलन आता है, और बंग भंग आंदोलन को ही तो हम कहते हैं क्या, स्वदेशी आंदोलन या फिर बहिष्कृत का जो बात किया गया था उसी समय किया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, और ये सब मुझे लगता है कि अब आपको सुनते सुनते बच्चा वाला प्रश्न लगने लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अंतिम महत्वपूर्ण पहलू है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह का अंतिम महत्वपूर्ण पहलू पूछ रहा है, तो जल्दी से यहाँ बताइए क्या होगा। क्या राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता थी? राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी थी? या फिर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना? या फिर रोपन
फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट आना। क्या हो जाएगा साथी, जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलिए। यह अगर बात करें हम तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जल्दी से बता दें साथी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथी, आपका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, यह आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा हम इस पर बात भी करना चाहेंगे डिटेल में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। हम बात करें अगर इसके बारे में साथी तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह जो है यह आपका 1917 में होता है, आप सभी को पता होगा, चंपारण में। ठीक है, चंपारण के किसान तिनकठिया पद्धति से काफ़ी त्रस्त थे। इस पद्धति के अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 3/, ध्यान दीजिएगा 20, 3/20 साथी, यह क्या था, तो इस 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करना होता था। गांधी जी के प्रयासों से चंपारण के किसान को इस पद्धति से मुक्ति मिली थी और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से किसान के असंतोष को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया था। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे पकड़ा जाता है, आप जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, कोई भी एग्जाम हो, थ्योरी आप नहीं पढ़ोगे तो आप गलती करोगे ही करोगे। यह आपका कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहाँ से निकलता है, कहानी के बीच से ही क्वेश्चन निकलता है और आपको कहानी याद रखना होता है दिमाग में। हम बात करें अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती का स्थान था। कहाँ था वर्रा डकैती का स्थान, जल्दी से बता दीजिए। वर्रा डकैती जो है यह आपका कहाँ पे था, तो यह आपका था, जल्दी जल्दी पहले इसका आंसर कीजिए फिर हम बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यह आपका होगा साथी पूर्वी बंगाल में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी बंगाल के बारे में थोड़ा बात करेंगे तो पुलिस दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों ने वर्ष 1908 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में वर्रा डकैती डाली थी। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो कहता है महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। कहाँ से, दांडी से, साबरमती से, वर्धा से या फिर सेवाग्राम से। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, बहुत बार बताया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बार बताया गया है, तो जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। इसका आंसर आपका साबरमती आश्रम से होगा। ठीक है, साबरमती आश्रम कब से हुआ था साथी, तो 12 मार्च 1930 को। यहाँ से क्या होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपको कल भी पता है 78 थी। याद कीजिए ये सभी बातें। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है वर्ष 1930-32 ईस्वी में की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्यों हो जाएगा साथी, तो यह आपका हो जाएगा यहाँ राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथी, तो यह आपका होगा क्यों होता था, तो यह 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन थे साथी, और सम्मेलन की अवस्था थी जो कि 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। देखिए कहानी को हम समझाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा इमेज। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं यह आपका वर्ष 1930 से ध्यान दीजिएगा 32 तक होता है। ठीक है, इस गोलमेज सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। यह अलग अलग नहीं हुए थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन थी की अवस्था में जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा राजनीतिक सुधारों को लेकर बुलाई गई थी, यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो कहता है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, यहाँ पे आप सब लोग विकल्प को देख लीजिए और अपना आंसर देते चलिए। तो यह आपका होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, भारत विभाजन की स्वीकृति जो था यह कैबिनेट मिशन कब आया था, पहले इसको याद रखिएगा। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। इतिहास पढ़ना है तो वर्ष और डेट याद रखिएगा, हम शुरू से ही बोल रहे हैं। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में अपनी योजना को पेश किया और जिसमें भारत विभाजन को नकार दिया गया था, यह बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन कहता है
सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट के माध्यम से उत्तर दीजिए। तो देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पे आपका सूची 1 है, सूची 2 है, किसमें कौन सा मिलन होगा जल्दी जल्दी बताते चलिए, जल्दी जल्दी बताते चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पे आप लोग कुट के माध्यम से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी इसका आंसर देते चले साथी। क्या हो जाएगा, कुट के माध्यम से आंसर दीजिए। चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो आपका है क्या है, उष्ण कटिबंधीय। जो उष्ण कटिबंधीय है यह क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका साइलेंट वैली। उसके बाद आपका शंकु ब्रिज 1 है, जो कि राइट आंसर इसका होगा हिमाचल प्रदेश। कच्छ है, कच्छ कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए साथी, कच्छ जो है यह आपका सुंदरबन। कहाँ है सुंदरबन, आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका आता है पतझड़ वन, जो कि राजस्थान। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, मिलान सबको कर लीजिएगा। कैसे कैसे मिलान होगा हम आपको बता दिए हैं नंबर वाइज। कहता है चिपको आंदोलन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बच्चों को पढ़ाएंगे चिपको आंदोलन के बारे में, तो चिपको आंदोलन आपको पता होना चाहिए साथी। यह जो था क्या रहा है, तो यह वृक्षों को बचाने के लिए रहा है। ठीक है, यह आंदोलन क्या था, तो वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। कब हुआ था साथी, यह आप लोग को कमेंट में बताना है कि यह आंदोलन कब हुआ था। चलिए हम ही बता देते हैं। तो यह आंदोलन आपको लगभग 1970 के आसपास होता है। कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है साथी। उत्तर प्रदेश में भी अगर बात की जाए पूरी तरह से डिटेल में, तो यह कहाँ हुआ था, चमोली जिले में हुआ था। ठीक है, किन के नेतृत्व में हुआ था, तो साथी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा। इसको हम बहुत कहानी के माध्यम से भी आपको बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय का पाबंदी है, इसलिए चलती है आगे। चलिए, कहता है करेरा अभ्यारण्य कहाँ है, साथी जल्दी बताइए करेरा अभ्यारण्य कहाँ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम लगातार आपको बोल रहे हैं कि जितने भी अभ्यारण्य है, वन है, सबको याद कर लीजिए, फंसेगा एक क्वेश्चन निश्चित ही। तो करेरा अभ्यारण्य जो है यह आपका कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, करेरा एक पक्षी अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताइए। तो यह आपका होता है साथी 1981 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारत में अल्पवानी वन डिलीवियल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान या फिर हिमाचल के दक्षिण ढाल में, या फिर हम आगे बढ़ें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा साथी। आपका यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका और भी है सुंदरबन और अरावली। साथी यह आपका राइट आंसर क्या होगा, तो सुंदरबन। सुंदरबन में याद रखेंगे भारत के अल्पवानी वन नदिया के किनारे पर बाढ़ के कारण बनते हैं, और यह मुख्यतः सुंदरबन पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है इनमें से कौन सा जैविक विविधता के लिए बड़ा खतरा है, जल्दी जल्दी बताइए जैविक विविधता के लिए बड़ा खतरा कौन सा है, जल्दी जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। बहुत बार बताए हैं जैविक विविधता के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका साथी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती जो है यह आपका क्या है, जैव विविधता का मुख्य कारण है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो कहता है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। देखिए काजीरंगा हम आपको बहुत बार बताएं, एक बार नहीं बल्कि लगता है 10 बार भी बताएंगे। काजीरंगा जो है यह आपका क्या हो जाएगा, तो यह आपका होगा साथी गेंडा के लिए। क्या है, काजीरंगा क्या है, तो गेंडा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और काजीरंगा एक अभ्यारण्य है जो कि सिंग वाले गेंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और यह कहाँ है, तो असम में है। आपसे बता रहे हैं साथी, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको इस बार बीपीएससी पास करने से रोक देगा। देखिए बहुत क्वेश्चन का श्रृंखला दे दिए हम, लगभग अगर बताएं आपको सभी सेट, अभी आपको जितना भी सेट आया है, महत्वपूर्ण जितना भी सेट आया है मार्केट में, ऐसा कोई सेट नहीं है जो हम नहीं पढ़ाए हैं। हाँ, छोटा मोटा सेट अभी भी मार्केट में है, उसको हम डेली देखते रहते हैं, लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए आपके लिए नहीं ला रहे हैं। जितना भी महत्वपूर्ण पब्लिकेशन का सेट है सारा का सारा आपको हम चैनल पे करवा दिए हैं। अभी टाइम भी है, अभी और भी आगे देखने को आपको मिलेंगे ही। तो बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से में बने रहिए, और बार बार हम बोल रहे हैं कि लोगों को अधिक से अधिक जोड़िए, ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको अवेलेबल हर बार करवा पाएँ। देखिए एग्ज़ाम इस बार ही होकर नहीं रुक जाएगा, अगले बार भी एग्ज़ाम जरूर होंगे। तो साथ ही अब लोग चाहते हैं कि अगले बार बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर टीम के साथ आपका मार्गदर्शन किया जाए आइकॉनिक एस्पिरेंट के माध्यम से। तो आप लोग थोड़ा सा
अपने परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और आपका एक तरफ है राज्य। अब जल्दी जल्दी बताइए इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलिए। यह आपका होगा साथी कंचनजंगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कंचनजंगा की हम अगर बात करें साथी, तो यह कंचनजंगा कहाँ है, जल्दी जल्दी बताते चलिए, जल्दी जल्दी बताइए कंचनजंगा के बारे में। तो यह आपका सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। कितना बार बताए हैं फिर भी बताना पड़ जाता है, तो यह थोड़ा सा तकलीफ की बात हो जाती है। नेक्स्ट हम अगर बात करें, कहता है निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? संवेदनशील स्थान माना जाता है कौन सा? अरावली की पहाड़ी, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट या फिर पश्चिमी घाट? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट बहुत बार बताए हैं, याद कीजिए जल्दी जल्दी। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट इस प्रकार से आपको बताए हैं, तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा साथी आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र को जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है और जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का घोतक होता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो कहता है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है? भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह आपका होगा साथी क्या? तो जीन कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की हम बात करें तो यह आपका वर्ष 1936 में होता है। कहाँ होता है? तो यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, नेशनल पार्क था, जिसे हम अब जिम कार्बोनेट उद्यान के नाम से जानते हैं और यह आपका भारत के उत्तराखंड के नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अंतिम प्रश्न आपका कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रश्न आपका कह रहा क्या, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता के से पैदा होती है? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है ये वातावरण में किस वजह से पैदा होती है? साथ ही जल्दी जल्दी बताइए आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इसका राइट आंसर होगा। और एक विनती आप सभी से है कि आपका पर्यावरण का EVS का जो है यह भी हम आपका लेक्चर ले रहे हैं, कल ही से स्टार्ट किए हैं। आज सेकंड लेक्चर आपका दोपहर में अपलोड हो जाएगा या फिर शाम को, तो आप लोग इसको भी देखा कीजिए, यह भी आपके ही सिलेबस का पार्ट है। आप लोग नहीं देखते हैं तो ये थोड़ा सा तकलीफ की बात है, इसको भी आप लोग देखा कीजिए। ठीक है, तो आज इसी प्रकार से आपका सेट नंबर 10 जो है ये होता है समाप्त। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ साथ ही चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर लोगों को करवाएं और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को, चाहे वो BPSC शिक्षक भर्ती का हो, BPSC का हो, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, उन लोगों को इस चैनल से ज़रूर जोड़ कर रखिए। आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा, ये मेरा आप सभी से गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करते चलिए और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।